नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाती हैं। इसलिए हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे तक के लिए लीक से हटकर कुछ ऐसी खबरें देखने के लिए। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। काशी में गंगा किनारे युवा कलाकारों ने बसाई रामनगरी, राम मंदिर, राम सेतु, राम दरबार, केवट की नाव और अन्य सांस्कृतिक धरोहरों की रेत पर उतारी गई कलाकृतियां। छत्तीसगढ़ के रामनामी संप्रदाय की अनूठी परंपरा, लोग अपने शरीर पर राम नाम गुदवा कर देते हैं। रामराज और समरसता का देता है संदेश। नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध के रिजर्वायर क्षेत्र में बन रहा है विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पावर प्लांट। इस सोलर प्लांट से बिजली उत्पादन के साथ ही बड़े पैमाने पर कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को रोकने से मिलेगी मदद। स्वदेशी और वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत दिल्ली में किया गया स्वदेशी मेले का आयोजन। मेले में कलाकारों, शिल्पकारों और छोटे उद्यमियों की शिरकत, दर्शकों में भी दिया बहुत बड़ा उत्साह। आइए शुरुआत करते हैं परंपरा और विरासत की। हर तरफ समा राममय हो गया है। काशी में गंगा पार रेत पर युवा कलाकारों ने राम नगरी बना दी है, जहां अयोध्या के राम मंदिर की आकृति, राम दरबार और भी कई आकृतियां रेत पर उतारी गई हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। काशी में गंगा के उस पार रेत में कार्यक्रम आकृति की खोज का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीएचयू, काशी विद्यापीठ और कई संस्थानों और जिलों के कलाकारों ने भाग लिया और भगवान राम से जुड़ी कई आकृतियों को रेत से आकार दिया। इसमें राम मंदिर, राम सेतु, राम दरबार, केवट की नाव और हनुमान जी भी दिखाई दिए। क्योंकि पूरे विश्व में जो है किसी नदी के किनारे या एक तरह माने कि गंगा नदी के किनारे का यह उत्सव अपने आप में बहुत ही अनोखा है और बिल्कुल अनोखा है, बिल्कुल अकेला है। यहाँ पर इस वर्ष जो है 200 से अधिक कलाकारों ने हिस्सा लिया है, जिसमें 35 बहुत बड़े बड़े मूर्ति शिल्प जो है 35 के ग्रुप में उन लोगों ने निर्माण किया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जिसमें विषय जो है राम जन्मभूमि पे जो आज रामलला का मंदिर बन के तैयार हो रहा है उस पर है, और साथ साथ देश में और भी जो विसंगतियाँ या संगतियों से संबंधित जो हमारी घटनाएं देश में या विदेश में या लोकल स्तर पे होती हैं, उसका भी उत्कीर्ण जो है कलाकारों ने रेत में बना करके अपने आप को अभिव्यक्त किया हुआ है। युवा कलाकार हैं और फाइन आर्ट्स के एक छात्र भी हैं और सबसे बड़ी बात कि देश में चल रही घटनाओं से वाकिफ हैं। इसलिए ज्यादातर कलाकारों ने 22 जनवरी को हुए प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए उनसे संबंधित आकृतियां ही बनाई हैं। ये हमने राम सेतु बनाया है। राम के समय में ये निर्माण हुआ था। अब ये वर्तमान के समय में हमारा ये रोड बन रहा है, तो पेड़ काट काट के बन रहा है। और राम जी जो थे वो सबको साथ में लेके चले थे, तो उस टाइम पेड़ वगैरह नहीं कट रहा था। हमारी टीम है, हमारी टीम में टोटल 6 मेंबर्स हैं और हम लोग राम मंदिर को दिखा रहे हैं राम जी के पोर्ट्रेट के साथ, जिसमें हम अपने संस्कृति और कल्चर को भी शो कर रहे हैं। ये जब राम जी वहाँ पे चित्रकूट में उतरे थे वहाँ पे, तो उन्होंने अपनी जो पद चिन्ह खड़ाऊँ होती है उन्होंने अपना वह केवट के पास छोड़ दिया था, जिसको क्या कहते हैं जब भरत जी आए उनको ढूंढते हुए लेने के लिए, तो हमने क्या कहते हैं जब वो भरत जी को अपना खड़ाऊँ देते हैं उस चीज़ को लेते हुए हमने उसे एक नया अपने से कॉन्सेप्ट से बनाया है। इसमें खास ये भी है कि छात्र छात्राओं ने त्रेता युग को आज से भी जोड़ा है और कुछ कला के माध्यम से अपनी रचनात्मकता भी दिखाई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भारत कला भवन संग्रहालय में इन दिनों एक खास प्रदर्शनी के आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी में भगवान राम से जुड़ी
पंडुलिपि और चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। 1 महीने तक चलने वाली इस प्रदर्शनी को देश विदेश से यहाँ आने वाले सभी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। प्रदर्शनी देखने आए ऐसे ही कुछ लोगों से बात की डीडी न्यूज संवाददाता डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम ने। आइए आपको सुनवाते हैं। क्या क्या है इस पर हम बात करेंगे यहाँ की उपनिदेशक। काशी हिंदू विश्वविद्यालय समाज में, देश में जो भी होता है उसके लिए कुछ न कुछ करता ही रहता है। और भारत कला भवन यह तो पुरानी चीज़ों को संरक्षित करता है, दिखाता है लोगों को म्यूज़ियम के तौर पे। मोही कहाँ विश्राम के नाम से एक प्रदर्शनी लगाई गई है भारत कला भवन में, और इसका उद्देश्य, इसमें क्या क्या है, इस पर हम बात करेंगे। यहाँ की उपनिदेशक हैं डॉक्टर जसविंदर कौर जी। जसविंदर जी, ये क्या है आपकी जो प्रदर्शनी लगी है और क्या संदेश देना चाहते हैं? सभी लोग जानते हैं, पर फिर भी राम जी के बारे में और जानना चाहते हैं कि हम उनके से संबंधित चीज़ों को समझें। और तो हमें ये लगा कि जब भारत कला भवन में एक अच्छा कलेक्शन रहता है कलाकृतियों का, तो हम क्यों ना राम जी के ऊपर हमारे पास जो संग्रह है हम लोगों को सामने प्रस्तुत करें। और ये प्रदर्शनी एक तरह से मिला जुला संग्रह है हमारा, जो पांडुलिपियाँ हैं रामचरितमानस की, तुलसीदास जी की लिखी हुई, 6th सेंचुरी के जो स्कल्पचर्स हैं, मूर्ति शिल्प हैं और चित्र हैं। तो उन सभी मीडियम अलग अलग होते हुए हर एक कलाकार ने, हर एक साहित्यकार ने अपने तरीके से राम जी को चित्रित किया, समझा और उन्हें अपना विषय वस्तु बनाया। तो ये एक कलाकार की दृष्टि से हम लोगों ने ये प्रदर्शनी ऑर्गेनाइज़ की है अपने दर्शकों के लिए, ताकि वो यहाँ आएँ और राम जी को कितने तरीक़ों से अपने विषयों पे उतारा गया उसको समझें और आत्मसात करें। ये एग्जीबिशन अपने आप में संदेश दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं। आपने एग्जीबिशन देखा, क्या एक इम्प्रेसिव आपको इस एग्जीबिशन में लगा? Very impressive, especially this Ramcharitmanas. It's the original and I never thought I would see this thing. Original Ramcharitmanas यहाँ है, वो हमने देखा। पेंटिंग्स भी बहुत अच्छी है, और जो पेंटिंग्स में हिस्ट्री दी है डिफरेंट स्कूल्स, जैसे पहाड़ी स्कूल, राजस्थानी स्कूल, वो भी बहुत एजुकेशनल था मेरे लिए। मैंने पूरा पेंटिंग देख के मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मुझे बहुत मज़ा आया सारा कुछ देख के, जो इतना वेल मेंटेन्ड इन्होंने किया है। तो मेरा ये सबसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप बनारस आ रहे हो तो यहाँ पे भारत कला भवन ज़रूर आइए, क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छा कुछ देखने को आपको मिलेगा इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री और सारी चीज़ें। ये ज़्यादा लोगों को पता नहीं है ये बात, तो मैं ये लोगों तक पहुँचाने चाहूँगा कि ये आपके आइटिनरी में ज़रूर डालिए जब आप यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे मेंटेनेंस किया है और बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने हमको सारा चीज़ें दिखाया है। कोई यूएस से, कोई मुंबई से आकर इस प्रदर्शनी को देख रहा है, प्रभावित हो रहा है, चाहे वो रामचरितमानस हो या फिर चित्र हो। ऐसी ही एक स्टूडेंट हैं जो कोलकाता से आई हैं। आपने देखा इस एग्जीबिशन को, आप क्या कहो? तो यहाँ पर आके जब रामायण के बारे में तो हमने बचपन से पढ़े हैं, बाद में हिस्टोरिकल एनालिसिस भी किए हैं। अभी अलग अलग टाइम के बारे में जो इधर दर्शाया गया है, इसके ऊपर अगर हम सोचें तो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स के बारे में हमें पता चलेगा कि कैसे अलग अलग समय में अलग अलग संस्कृति से कल्चर से इन्फ्लुएंस हुआ है, वो डेवलप किया है, कहीं जुड़ा है, कहीं घटा है। वही सब इधर देखने को मिलेगा ये एग्जीबिशन पर आने पे। ये चूँकि स्टूडेंट हैं, अच्छी व्याख्या कर पा रही हैं कि किस तरह से किस काल में जो पिक्चर्स हैं या जो लिखा गया है उसमें कैसे राम जी को दिखाया गया है अलग अलग काल में, वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, भारत कला भवन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबर हटकर में लीक से हटकर खबरें और भी हैं, आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। पिताजी, हम कभी जे घर में पाइप क्यों नहीं लगाए? पिताजी, जे घर जी मैंने लगाया था। कब? जब विशंभर बबलू हुआ करता था। और कब तक चलेगा जी? बेटा, अब ये विशंभर का तो नहीं पता, लेकिन ये पाइप चलेगा।
फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। माय गॉड, ये रेडियो देख के दिल गार्डन गार्डन हो गया। 10,000 रुपए दूंगा इसके। QR कोड स्कैन कर, पैसे तुरंत तुम्हारे अकाउंट में। बोला। UPI कहता है QR कोड पेमेंट करने के लिए होता है, रिसीव करने के लिए नहीं। अपने पैसों का ध्यान खुद रखो। गुड बाय बैड वे। I'll be back। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब वक्त है बात जहां चाहा वहां राह की। शुरुआत अयोध्या धाम से। अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में खुशी की लहर है। छत्तीसगढ़ में एक ऐसा संप्रदाय है जो सबसे बड़ा राम भक्त कहलाता है। यह संप्रदाय अपने पूरे शरीर पर राम नाम गुदवाता है और सबको राम राज का संदेश देता है। देखिए हमारे संवाददाता सोमेश पटेल की एक खास रिपोर्ट। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो गई। लगभग 500 वर्षों से अधिक का इंतजार खत्म हो गया। रामलला मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हो गए। अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में खुशी का माहौल है। छत्तीसगढ़ में राम नामी ऐसा संप्रदाय है जो अपने शरीर पर राम नाम का गोदना कराता है। राम इनके रग रग में समाये हैं। भगवान राम की भक्ति में दिन रात लीन रहने वाले छत्तीसगढ़ के रामनामी अपने शरीर को ही मंदिर मानते हैं। वो अपने शरीर पर राम नाम गोदवा कर सबको राम राज का संदेश देते हैं, समरसता का संदेश देते हैं। राज्य के सत्ती जिले के जैजेपुर में इन दिनों रामनामी मेला चल रहा है। इस मेले में आए गुलाराम रामनामी ने बताया कि लगभग 150 साल पहले ही उनके पूर्वजों ने बता दिया था कि अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा शुक्ल पक्ष की एकादशी से त्रयोदशी के बीच होगी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो गई है। रामलला राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हो गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के रामनामी संप्रदाय के लोग अपने शरीर को ही मंदिर मानते हैं। सुबह हो शाम हो इनके रग रग में समाये हैं, राम राम ही कह रहे हैं। सोमेश पटेल, DD न्यूज, रायपुर। खबर हटकर में आगे बढ़ते हैं और अब बात ज्ञान और विज्ञान की, जिसका हमारे से गहरा ताल्लुक है। ज्ञान विज्ञान और हमें बात करते हैं नर्मदा की, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। इस नर्मदा नदी पर वैसे तो कई बांध बने हुए हैं, लेकिन खास है ओंकारेश्वर बांध। ओंकारेश्वर बांध के रिजर्वॉयर क्षेत्र यानी कि जलाशय पर बन रहा है विश्व का सबसे बड़ा तैरता पावर प्लांट, जो 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। इस सोलर फ्लोटिंग प्लांट के बन जाने के से 12 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को रोका जा सकेगा। जानकारी के मुताबिक फरवरी के महीने में प्रधानमंत्री इसे राष्ट्र को समर्पित कर सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर बांध से नर्मदा नदी पर निर्मित जलाशय पर बन रहा सोलर फ्लोटिंग प्लांट विश्व का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट है। इसकी क्षमता 600 मेगावाट बिजली उत्पादन की होगी। पहले चरण में 278 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा, जो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के माध्यम से आसपास के क्षेत्र में वितरित की जाएगी। DD न्यूज की टीम ने इस प्रोजेक्ट की जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए प्लांट का जायजा लिया और एक्सपर्ट से भी बात की। हम इस वक्त मौजूद हैं रिजर्व वाटर एरिया के ओंकारेश्वर स्थित सोलर फ्लोटिंग प्लांट में। आइए जायजा लेते हैं किस तरह यहाँ पर बिजली का उत्पादन होता है, किस तरह से काम हो रहा है और क्या क्या इस प्लांट की कार्यप्रणाली है। 600 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट एस्टेब्लिश हो रहा है, जिसमें कि फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ में काम हो रहा है। अभी जो हो रहा है वो 300 मेगावाट फर्स्ट फेज़ का हम इसमें एग्जीक्यूशन प्लान कर रहे हैं। अच्छा, अभी भी हम इसको क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट के यदि पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं तो यही प्लांट लगाने के लिए 1400 to 1800 एकर्स का रिक्वायरमेंट होता है लैंड का।
यदि और यह रिजर्वायर जो है वो आइडियल है और कंट्रोल्ड है। इसके पीछे भी एक और डैम है जो कि पूरा जो वाटर लेवल है वो हम कंट्रोल रखते हैं इससे। इसका निर्माण 2 फेज में होना है। पहले फेज का काम यहाँ पर चल रहा है, जहाँ पर कुल 3 साइट्स पर काम चल रहा है। इसमें ग्राउंड वर्क का करीब 90% काम पूरा हो चुका है। आप देख रहे हैं सभी ये AC DC कन्वर्टर, इन्वर्टर है, ट्रांसफार्मर है, HT इक्विपमेंट है। इसको इसमें माउंट करके इसको हमने वाटर बॉडी में पुश कर देंगे। वाटर बॉडी में पुश करके वहाँ पोजीशन करके इसको सोलर पावर से कनेक्ट करके हमारा हाई टेंशन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को कनेक्ट करके, ये इधर मेन प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट है। इस प्लांट का सफल ट्रायल हो चुका है और आने वाले कुछ महीनों में आपको ये पूरा प्लांट पानी पर तैरता हुआ दिखाई देगा। इन तीनों साइट से 278 मेगावाट बिजली मिलेगी। इन तीनों साइट्स में से एक पर 100 मेगावाट बिजली, दूसरे पर 90 और तीसरे पर 88 मेगावाट बिजली सौर ऊर्जा से निर्मित होगी। इस प्रोजेक्ट के दोनों चरण पूरे हो जाएंगे तो इससे करीब 600 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की जा सकेगी। इसको बनाने में विश्व की बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट करीब 12.5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला होगा। अगर इस प्लांट को जमीन पर लगाया जाए तो ये करीब 1400 एकड़ जमीन में लगेगा, लेकिन डैम के जलाशय में लगने के कारण इतनी अधिक भूमि की बचत हो रही है। इस प्लांट से बनने वाली बिजली पास के ही गांव सक्तापुर के पावर ग्रिड स्टेशन तक पहुंचेगी, जहां से इसे 33 केवी के प्लांट पर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पहुंचाई जाएगी। बहरहाल फ्लोटिंग सोलर प्लांट के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि बदलते मौसम के साथ वाटर लेवल बहुत ज़्यादा या कम ना हो। सरकार की मंशा है कि आगामी वर्षों में इसे पर्यटक स्थल के रूप में भी विकसित करें। ओंकारेश्वर जलाशय सोलर प्लांट से आशीष मंगल, सोनी की रिपोर्ट, DD न्यूज़। अब कुछ ऐसी खबरें जो आपके शहर और आपके गांव से जुड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री के आह्वान पर देश आत्मनिर्भरता के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्वदेशी और वोकल फॉर लोकल मुहिम को मजबूत करने के लिए लगातार कई आयोजन किए जा रहे हैं। ऐसी ही एक पहल है, दिल्ली में स्वदेशी मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले में कलाकारों, शिल्पकारों और छोटे उद्यमियों ने हिस्सा लिया है। इस दौरान दर्शकों में भी बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। स्वदेशी उत्पादों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजधानी दिल्ली में स्वदेशी मेले का आयोजन हुआ। एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक पेश करते इस मेले में देसी उत्पादों के साथ साथ भारत की विविध सांस्कृतिक झलक भी देखने को मिली। देश भर से आए ये हस्तशिल्प कारीगर और ये उद्यमी न सिर्फ यहाँ पर भारत की समृद्ध परंपरा की झलक को पेश कर रहे हैं, बल्कि जो देसी सामान के शौकीन हैं वो लोग यहाँ पर आके इनका हौसला भी बढ़ा रहे हैं। और प्रधानमंत्री की जो अपील है कि प्राकृतिक सामान को आप इस्तेमाल करें और वोकल फॉर लोकल की जो उनकी अपील है उसकी भी बेहतरीन मिसाल यहाँ पर देखी जा रही है। मेला देखने आए लोगों ने बताया कि इस आयोजन से उन्हें न सिर्फ गुणवत्ता युक्त उत्पाद खरीदने को मिले, बल्कि स्वदेशी उत्पादों का महत्व भी पता चला। मतलब हर जगह, हर स्टेट के राजस्थानी फूड का से लेके व्यंजन सब, हर तरह के कपड़े भी लगे हुए हैं। जैसे केरल मुझे खरीदना कोई कपड़ा तो मुझे यहाँ भी मिल जा रहा है। अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे खरीदारी करके और देख करके। भारत का स्वरूप दिखाई दे रहा है और अलग अलग प्रदेश का अलग अलग पहचान है। सारे पहचान यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और उसी हिसाब से जैसे कश्मीर वाले पे हम खड़े हैं, राजस्थान का अलग कल्चर है, तो अलग अलग परंपराओं कल्चर का देश है और अनेकता में ही एकता आज झलक रहा है। और वो एक उत्पाद हर क्षेत्र का अपना होता है, उसी उत्पाद को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। इनके यहाँ अजरक की साड़ियाँ, बंदेज की साड़ियाँ, कांदा स्टिच की साड़ियाँ और बहुत ही ब्यूटीफुल, मैंने 1-2 सूट खरीद भी लिए हैं। बेसिकली हम दिव्य ज्योति जागृति ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं। तो यहाँ पे हमारे जो डिसेबल लोग होते हैं या जो ब्लाइंड्स होता है, जिनका घर नहीं चल पाता है, वो हम लोग ये सामान बेच के, मतलब इसका जो भी हमें फंड आता है हम उनको देते हैं ताकि उनका घर चल सके। और ये एक हमारा संजीवी का स्टॉल है जिसमें हम ऑर्गेनिक हर्बल सारे, मतलब विदाउट केमिकल सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। लेकिन जो स्टॉल लोगों के आकर्षण का केंद्र बने वो रहे विभिन्न राज्यों के स्वादिष्ट पकवान वाले स्टॉल।
जहां लोग अलग अलग राज्यों के व्यंजनों का जायका लेते नजर आए। मेले की प्रभारी ने बताया कि इस तरह के आयोजन से कुटीर व लघु उद्योगों को न सिर्फ बढ़ावा मिलेगा, साथ ही देश प्रेम की भावना का भी विकास होगा। हमारा एक स्लोगन है, गांव शहर की यही पुकार, उद्यमिता और स्वरोजगार, कि न केवल स्वदेशी जागरण मंच स्वर्णिम भारत फाउंडेशन के सहयोग से ये जो मेला लगा है, इसमें हम पूरे भारतवर्ष के उद्यमियों को एक मंच पर लाकर ये पूरा संदेश देना चाहते हैं कि ये जो भारत की स्वावलंबन की यात्रा है, जिसका उद्देश्य उद्यमिता, युवा और रोजगार का, स्वरोजगार का प्रचार और प्रसार करना है, इसके आधार पर सनातन संस्कृति पुनः विश्व पटल पर भारत को विश्व गुरु बनाने में सहायक होगी। वो उसका मूल मंत्र स्वदेशी है। चाहे स्वदेशी उत्पाद हो, यहाँ की हस्तशिल्प हो, कला हो या यहाँ के स्वादिष्ट पकवान, स्वदेशी मेले में हर कोना कोना यहाँ पर स्वदेश की खुशबू से महकता हुआ नजर आया। कैमरामैन उत्तम के साथ मैं साइमा खान, डीडी न्यूज़, दिल्ली। इस तरीके की मुहिम को देखकर ये तो साफ है कि आत्मनिर्भरता को लगातार मिल रहे हैं नए पंख। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबर हटकर में खबरें और भी हैं। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। पिताजी, हम कभी जे घर में पाइप क्यों नहीं लगाए? पिताजी, जे घर जी मैंने लगाया था। कब? जब विशंभर बबलू हुआ करता था। और कब तक चलेगा जी? बेटा, अब ये विशंभर का तो नहीं पता, लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। क्या आपके मन में जीवन समाप्त करने के विचार आ रहे हैं? क्या आप बेहद निराशा महसूस कर रहे हैं? सहायता के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। माय गॉड, ये रेडियो देख के दिल गार्डन गार्डन हो गया। 10,000 रुपए दूंगा इसके। QR कोड स्कैन कर पैसे तुरंत तुम्हारे अकाउंट में। बोला। UPI कहता है QR कोड पेमेंट करने के लिए होता है, रिसीव करने के लिए नहीं। अपने पैसों का ध्यान खुद रखो। गुड बाय बैड बाय। I'll be back। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आस-पास के भोले को बचाएं। खबर हटकर में एक बार फिर आपका स्वागत। आइए एक बार आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कला, सांस्कृतिक और भाषा अकादमी जम्मू कश्मीर ने श्रीनगर में एक शानदार देशभक्ति संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया। सर्दियों के प्रकोप के बाद भी लोगों के बढ़ चढ़कर कला के इस संगम में भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था संगीत और संस्कृति के जरिए शक्ति और एकता और देशभक्ति की भावना का जश्न मनाना। इस कार्यक्रम में पारंपरिक और समकालीन संगीत प्रदर्शनों की विविध श्रृंखला प्रदर्शित की गई। इस कार्यक्रम ने स्थानीय प्रतिभाओं को भी कलात्मक कौशल और रचनात्मकता को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान किया। यह कार्यक्रम जम्मू कश्मीर के लोगों की एकता, सामूहिक ताकत और भाईचारे की याद दिलाता है। खबर हटके के आज के इस अंक में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।